Hello, listeners. How are you? I am supposing that you are all fit and fine. Let's start today's work. We are doing our chapter 6 in our book Social and Political Life Part 2 for class 7th. And the chapter is Understanding Media. भाई हम जो संचार है उसकी समझ, संचार की समझ नाम का जो लेसन है, चैप्टर है हमारी राजनीतिक और सामाजिक जीवन भाग 2 कक्षा 7 के लिए किताब में से पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने 2 वीडियोस देख चुके हैं। हम उसमें कुछ हमने जो सीखा है, कुछ जाना है, वो ये है भाई मीडिया क्या है, व्हाट इज़ मीडिया। भाई संचार जिस चीज़ से भी हमें भाई किसी के विचार या फिर किसी की बात या फिर किसी के थॉट्स व्यूज़ हमें पता चलता है और हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है ये हमें पता चलता है, उसे हम संचार कहते हैं, मीडिया कहते हैं। और जब यही मीडिया दुनिया तक पहुंचने लगता है, मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुंचने लगता है, तो उसे हम कहते हैं मास मीडिया, जनसंचार। अब उसके बाद हमने देखा भाई मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में भाई किस तरह से जो मीडिया है, संचार है, जो हमें न्यूज़ वगैरह मिल रही है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आए भाई, किस तरह से उसमें बदलाव आया, उसकी तकनीक में क्या क्या डिफरेंस आया। जैसे भाई हमने एग्जांपल लिया था भाई, जैसे टीवी का, जो पहले टीवी ब्लैक एंड वाइट होते, बड़े बड़े डब्बे होते थे, लेकिन उसके बाद कलर्ड टीवी आए, उसके बाद एलसीडी आई, फिर एलईडी आई, और अब पता नहीं क्या क्या आ रहा है। अब फिर हमने भाई मोबाइल का एग्जांपल लिया भाई, पहले किस तरह के मोबाइल थे या फिर टेलीफोन थे जो तारों वाले थे, उसके बाद कीपैड वाले आए, और उसके बाद हमने देखा भी ये टाइपराइटर की एक हमने एग्जांपल लिया भाई, ये टाइपराइटर होते कट 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 की आवाज़ जो चलते थे, और आज इसकी जगह हम भाई कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा भी चार्ल्स बेबेज के बारे में, जॉन बियर्ड के बारे में, सॉरी, जो भी टीवी के जन्मदाता कहे जाते हैं। उसके बाद हमने टीवी और मनी, मतलब मीडिया एंड मनी के बारे में डिस्कस की भाई, किस तरह से जो मीडिया है वो कौन कंट्रोल कर रहा है उसको, और उसको क्या पैसे की ज़रूरत है, किस तरह से वो पैसे का अरेंजमेंट कर रहा है, क्योंकि भाई टेक्निक बदल रही है। अब भाई आज हम करेंगे भाई मीडिया एंड डेमोक्रेसी, मीडिया एंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और संचार भाई। तो अपना आज का जो टॉपिक यही है। तो इसमें क्या कहा है भाई, इसमें जो कहना चाह रहा है भाई, इसका जो थीम है वो ये कहना चाह रहा है भाई, जो संचार है और जो लोकतंत्र है वो आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं, किस तरह से कनेक्टेड है। मीडिया किस तरह से डेमोक्रेसी को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, और डेमोक्रेसी मीडिया को किस तरह से अफेक्टेड है भाई। तो चलिए देखते हैं। In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. अब जो मीडिया है, जो संचार है भाई, जो टीवी है, जो हम कहते हैं भाई टीवी रेडियो, तो वो जो लोकतंत्र में है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है भाई। किसमें? न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। वो किस तरह से भूमिका निभाता है, वो हमें बताता है कि भी दुनिया में और देश में क्या हो रहा है। अभी अभी हम अपने घरों में बैठे हैं, तो इस दौरान दुनिया में क्या घटनाएं हो रही हैं। जैसे भाई हमें पता चलता है भाई, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं भाई, किसी जैसे फीफा वर्ल्ड कप चलता है अभी, जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप चलता है, टेनिस वर्ल्ड कप चलता है, जैसे किसी रेसिंग का टूर्नामेंट चलता है भाई, कहीं कबड्डी के चल रहे हैं टूर्नामेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हमें बताता है टीवी, न्यूज़पेपर वाले। कहीं पे भाई जैसे तूफान आ रहा है आसाम की तरफ, और उड़ीसा की तरफ, बॉम्बे की तरफ, तमिलनाडु की तरफ, जो तूफान वगैरह आ रहा है, या फिर बर्फ़बारी पहाड़ों में हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हमें न्यूज़ और टीवी बताता है। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन्स कैन फॉर एग्जांपल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। अब भाई जो भी चीज़ें गवर्नमेंट करती है भाई, नई पॉलिसी लेके आती हैं अभी, जैसे आपको पता है अभी जो शिक्षा नीति अभी लेके आई है सरकार भारत में,
तो उसके बारे में हमें कैसे पता चला? भाई न्यूज़ में ही तो आया था वो। भाई न्यूज़ में बता रहे थे भाई सरकार ने नई शिक्षा नीति का ऐलान कर दिया है, ठीक है। तो वो हमें कैसे पता चला? ये टीवी न्यूज़ से ही। And often, if they wish to, they can take action on the basis of these news stories। और उसी से हमें पता चलता है, उसी से हम भाई कोई भी एक्शन ले सकते हैं। भाई अगर मान लीजिए हम उस शिक्षा नीति के बारे में सारा कुछ पढ़ लें, भाई सरकार क्या क्या इसमें लेके आ रही है, तो जो जनता को पसंद नहीं है, जो भी एक आध पॉइंट होता है उस पॉलिसी का, तो जनता ये सोचती है भाई ये तो ठीक नहीं होगा हमारे बच्चों के लिए या समाज के लिए। तो भाई गवर्नमेंट को ये बताने के लिए अलग अलग जो तरीके हैं वो अपना सकते हैं हम। तो अगर मान लीजिए अगर मीडिया ना हो तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। अब जैसे राफेल कुछ दिनों पहले आया था, तो मीडिया ने ही तो हमें बताया था हमारे देश में नया फाइटर आ रहा है, भाई नई जहाज़ आ रही है, ठीक है। अब भाई सीमा पे क्या हो रहा है उसके बारे में सरकार क्या नीतियाँ बना रही है, तो ये सारी चीज़ें हमें मीडिया ही बताता है। अब जैसे अपने रिजल्ट आते हैं भाई, वो भी मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है। Some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program, etc। अब भाई कई बार क्या होता है, जो सरकार की जो नीतियाँ बनती हैं, सरकार जो नए नए कानून लेके आती है, तो भाई जनता को समझ में नहीं आ पाते हैं वो, या फिर वो कुछ ऐसे नियम होते हैं भाई जो जनता के लिए, हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकते हैं। क्योंकि भाई सरकार भाई क्या होती है, भाई कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जो सरकार के ध्यान में नहीं आ पाते, सरकार को नहीं पता चल पाता। तो इसलिए वो जो भी कानून बनाती है, जो भी नियम बनाती है, लोगों को पता चलता है भाई इसमें कुछ कमी है। तो उसको पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं भाई, जनता क्या करती है, पब्लिक प्रोटेस्ट करती है, आंदोलन करती है। भाई जैसे तुमने देखा होगा भाई रैली वगैरह निकलती है। उसके बाद स्टार्टिंग है सिग्नेचर कैंपेन। भाई सिग्नेचर कैंपेन हस्ताक्षर अभियान चलाए जाते हैं। भाई कितने इसके विपक्ष में है, कितने पक्ष में है, इस नियम को कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग नहीं चाहते हैं। उसके बाद आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम। और इस तरह से वो सरकार को पूछते हैं लोग कि भाई इसके बारे में आप एक बार फिर से निर्णय कीजिए, एक बार इस नियम को दोबारा देखें, कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है, या फिर कहीं किसी को हानि तो नहीं हो रही। किसी हमारे समाज में बहुत सारे ग्रुप हैं, तो किसी ग्रुप में किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। Given the role that the media plays is providing information, it is important that the information be balanced। अब भाई ये जो मीडिया है वो हमें सूचना तो देता है, लेकिन ये सूचनाएं हैं वो एक बैलेंस वे में होनी चाहिए। ना ही तो किसी का पक्ष ले और ना ही किसी का विपक्ष ले। भाई ना ही तो किसी का विरोध करे और ना ही ये कहे ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, या फिर ये भी ना कहे ये तो बहुत ही ख़राब है, इसको तो कुछ पता ही नहीं, इसको आता ही जाता नहीं है। मतलब एक न्यूट्रल वे में रहे, उसकी भी सुने और दूसरे बंदे की भी सुने। जैसे भाई हमारे पेरेंट्स होते हैं, जब हमारी आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो भाई वो दोनों की सुनते हैं। भाई आप मेरे भाई या मेरी दीदी की भी सुनते हैं और मेरी भी सुनते हैं, और फिर जाके वो डिसीजन लेते हैं। इस तरह से भाई जो न्यूज़ है उसको होना चाहिए। ये नहीं कि भाई पड़ोसी की न्यूज़ तो हमें बता दी, लेकिन जो दूसरा मान लीजिए किसी की लड़ाई होती है, भाई 6th क्लास में जैसे हमने पढ़ा था भाई रघु और मोहन की ज़मीन पे लड़ाई हो रही है, तो भाई अगर मीडिया ये कहेगा मोहन ठीक है, भाई मोहन ने अपनी ज़मीन नहीं ली थी, तो भाई रघु की तो उसने सुना ही नहीं, तो ये ठीक बात नहीं होगी, उसको रघु की भी सुननी चाहिए। तो दोनों का निष्पक्ष रूप से लोगों को बताना चाहिए न्यूज़, दोनों में क्या हो रहा है। Let us understand what we mean by a balanced media report by reading two versions of the same news event given on the next page। अब ये कह रहा है भाई, ये इसके बारे में एक एग्जांपल लेते हैं भाई, मीडिया किस तरह से एक बैलेंस्ड वे में हमें सूचना दे सकता है भाई किसी भी घटना के बारे में।
तो ये क्या घटना है, चलिए देखते हैं भाई। एक ही घटना है, एक ही इंसिडेंट है, लेकिन दो न्यूज़पेपर हैं, दोनों का जो व्यू है वो अलग अलग है। तो क्या है इसमें अलग, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है भाई न्यूज़ ऑफ इंडिया। ये न्यूज़पेपर है न्यूज़ ऑफ इंडिया नाम से। अब ये क्या कह रहा है भाई, किसी भी एक न्यूज़ है उसके बारे में। Violent protest by owners and workers brought the city to a standstill today। भाई विरोध करने वाले हैं भाई, वो जो विरोध कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांगे मनवा रहे हैं, वो हिंसात्मक हो गए भाई। उनकी जो रैली निकल रही है, उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी है, जिससे कि हमारा जो शहर है वो रुक सा गया है, क्योंकि हर जगह खतरा ही खतरा दिखाई दे रहा है। पीपल गेटिंग टू वर्क कुड नॉट डू ऑन टाइम बिकॉज ऑफ ह्यूज ट्रैफिक जैम्स। क्योंकि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं भाई, जो विरोध करने वाले रैली निकाल रहे हैं, इन्होंने जो ट्रैफिक है, रास्ता सड़कें रोक दी हैं, इसलिए लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं। द ओनर्स एंड वर्कर्स आर प्रोटेस्टिंग द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू क्लोज डाउन पोल्यूटिंग फैक्ट्री यूनिट्स। भाई इसका कारण ये है भाई, जो सरकार है उसने उन फैक्ट्रियों को बंद करने का डिसीजन लिया। भाई ये फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी जो कि प्रदूषण फैला रही हैं। तो इसके लिए, इसके विरोध में जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले उन फैक्ट्रियों में, ओनर जो मालिक हैं उन कंपनियों के, उन्होंने विरोध किया है भाई। Although the government did take this decision rather hastily। भाई हालांकि ये जो सरकार है इसने जल्दी ये निर्णय लिया, मतलब जल्दबाजी में निर्णय लिया है भाई। उन्होंने सोचा विचारा नहीं है सरकार ने, ये आनन फानन में बहुत जल्द में ये निर्णय लिया है ये फैक्ट्रियां बंद करने का। द प्रोटेस्टर्स हैव नोन फॉर क्वाइट सम टाइम दैट देयर यूनिट्स आर नॉट लीगल। अब भाई जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो ये मालिक हैं इन फैक्ट्रियों के और ये काम करने वाले इन फैक्ट्रियों में कामगार, इनको पहले ही पता था कि ये जो फैक्ट्रियां वो चला रहे हैं वो इल्लीगल है, मतलब कानूनी सही नहीं है। मोर ओवर द लेवल्स ऑफ पोल्यूशन इन द सिटी विल बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय दिस क्लोजर। अब और भी क्या होगा भाई, जब ये फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो शहर में जो पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। Mr. Jain, a well-known figure in the city, said, "With our city gradually becoming India's new business hub, it is important that it be a clean and green city." अब ये मिस्टर जैन है कोई, तो वो क्या कह रहे हैं भाई वो एक नाम जाने माने व्यक्ति है वहाँ पर। तो वो क्या कह रहे हैं भाई, हमारा जो शहर है वो धीरे धीरे भारत का एक व्यापार का हब बन रहा है, सेंटर जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट इट बी ए क्लीन ग्रीन सिटी। ये ज़रूरी है कि भाई ये शहर साफ और हरा भरा रहे, ताकि जो व्यापार है वो बना रहे, फलता फूलता रहे। जैसे भाई हम एग्जांपल लें अपने पानीपत शहर का, क्योंकि अपने पास तो पानीपत ही शहर है, या फिर और कोई भी आपके आसपास और कोई भी शहर होगा। तो भाई क्या होगा भाई, जैसे फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होंगी तो उसका जो वायु हवा है वो पोल्यूशन होगा उसमें, और पोल्यूशन होगा तो हम सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे एक आमतौर की बीमारी है दमे की बीमारी, टीबी जिसे हम कहते हैं, हमारे फेफड़े ख़राब होने लगते हैं, ठीक है, एलर्जी होने लगती है। तो भाई सरकार ने इसलिए फैसला लिया भाई ये जो फैक्ट्रियां हैं बंद कर दी जाए। ये जो कह रहे हैं ये एक न्यूज़ कह रहा है, ये सारे व्यूज़ हैं वो इस चैनल के हैं, इस समाचार पत्र के हैं, न्यूज़ ऑफ इंडिया का, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज शुड बी मूव्ड। अब वो जो ये न्यूज़पेपर वाले हैं वो कह रहे हैं जो फैक्ट्रीज हैं जो प्रदूषण कर रही है शुड बी मूव्ड, उनको हटा देना चाहिए, उनको यहाँ से कहीं दूर ले जाना चाहिए, ताकि जो जनता है, जो शहर है, तो उसके लोग साफ हवा मिल सके उसके लोगों को। The factory owners and workers should accept
द relocation being offered by the government instead of protesting। अब वो कह रहे हैं भाई, ये जो मिस्टर जैन है वो कह रहे हैं भाई, ये जो प्रोटेस्टर हैं जो विरोध कर रहे हैं, जिसमें उसके मालिक हैं फैक्ट्री के और काम करने वाले हैं, श्रमिक लोग हैं, इनको अपनी फैक्ट्री उस जगह पर लगानी चाहिए जहाँ पर सरकार ने उनको ज़मीन दी है। उनको विरोध नहीं करना चाहिए। मतलब चलिए अब इसके बारे में दूसरा एक और न्यूज़ पेपर है, वो क्या कह रहा है, डेली इंडिया डेली रिपोर्ट। अब ये दूसरा न्यूज़पेपर है, पहला ये था, अब ये दूसरा है। मतलब दोनों की हम राय जान रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं। क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज इज कॉजेज अनरेस्ट। अब जो फैक्ट्री सरकार ने बंद की हैं उनसे बेचैनी हो रही हुई, अशांति फैल रही है लोगों में। द क्लोजर ऑफ 1 लाख फैक्ट्रीज इन द सिटीज रेजिडेंशियल एरियाज इज लाइक टू बिकम ए सीरियस इश्यू। अब ये समाचार पत्र कह रहा है, इंडिया डेली रिपोर्ट कह रही है भाई, अब भाई सरकार ने जो डिसीजन लिया है 1 लाख फैक्ट्रियां जो इस शहर में बंद करने का, उससे भाई ये गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है, गंभीर इश्यू बन रहा है ये। ऑन मंडे थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स took to the streets to strongly protest this closure। और भाई सोमवार के दिन हजारों फैक्ट्री के मालिक और उसके काम करने वाले, उन्होंने क्या किया, जो गलियां थी वहाँ पे, वहाँ पर भाई उनको रोक दिया, उन गलियों को किसी को आने जाने नहीं दे रहे और वहाँ पर विरोध कर रहे हैं भाई सरकार अपना फैसला वापस ले, ये ठीक नहीं है। तो भाई उसके बाद क्या है, दे सेड दैट देयर लिवलीहुड्स वुड बी लॉस्ट। अब उनका कहना है भाई ये जो सरकार ने जो फैसला लिया है इससे उनका जो जीवन है ना वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई वो कमा नहीं पाएंगे, अगर फैक्ट्री में नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं कमा पाएंगे, उसके बिना फिर खाना नहीं हो पाएगा उनके पास, है ना, तो उससे उनकी रोजी रोटी रुक जाएगी भाई। They say that the fault lies with the municipal corporation because it continued to issue licenses for new factories to be set up in residential areas। अब उनका कहना है, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं भाई इन फैक्ट्रियों का कारण है, और ये प्रदूषण जो है इसका मेन कारण है म्यूनिसिपल कमेटी कॉरपोरेशन, जो भाई म्यूनिसिपल नगर परिषद है वो इसका जिम्मेवार है। क्यों कि भाई उसने लाइसेंस बहुत सारा दे दिया, जो भी आता उसके पास फैक्ट्री लगाने के लिए उसी को लाइसेंस दे देता और वो अपनी फैक्ट्री लगा लेता। तो म्यूनिसिपल कमेटी ने कॉरपोरेशन ने ये नहीं देखा कि भाई ये फैक्ट्रियाँ कहाँ लगाई जा रही हैं, तो ये सारा कसूर है इस नगर परिषद का। दे आल्सो से दैट देयर वर नो एडिक्वेट रिलोकेशन एफर्ट्स। और ये जो लोग हैं, जो श्रमिक हैं और फैक्ट्रियों के मालिक हैं, वो कह रहे हैं भाई सही रिलोकेशन नहीं दिया उनको, सही पुनर्स्थापित नहीं किया, जो जगह उनको दोबारा फैक्ट्री लगाने के लिए दी है वो सही जगह नहीं है। The owners and workers plan a 1 day city बंद to protest against this closure। अब ये जो ओनर हैं और वर्कर हैं, इन्होंने पूरे दिन का बंद का आह्वान किया अभी, जैसे हम लोग देखते हैं भाई अभी पिछले दिनों भी हुआ था भाई, जैसे अपना लॉकडाउन लगा था उससे पहले भी, जैसे भाई जो यूनियन थी, रोडवेज की यूनियन थी और जो ट्रक यूनियन थी, उन्होंने भारत बंद या फिर हरियाणा बंद का ऐलान किया था, वैसे ही इन्होंने किया है भाई, एक दिन हम कोई काम नहीं करेंगे और जितने भी रास्ते हैं उनको बंद कर देंगे। Mr. Sharma, one of the factory owners, said the government says that it has done a lot to relocate us, but the areas they have sent us to have no facilities and have not been developed for the last 5 years। अब एक श्रीमान शर्मा है, मिस्टर शर्मा है, जो एक फैक्ट्री के मालिक हैं, वो कह रहे हैं भाई द गवर्नमेंट सेज दैट इट हैज़ डन ए लॉट टू रिलोकेट अस। वो कह रहे हैं भाई जो सरकार है उसने हमें पुनर्स्थापना के लिए कहा है भाई, उन्होंने, सरकार कह रही है भी हमने बहुत कुछ काम किया है इनको दूसरी जगह ले जाने के लिए।
बट द एरियाज दे हैव सेंट अस हैव नो फैसिलिटीज़। लेकिन उन्होंने जिस ज़मीन को हमें दिया है भाई यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाइए, वो ज़मीन, उस ज़मीन पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, जैसे बिजली पानी की होती है और दूसरी जो फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे लोगों की ज़रूरत होती है वो, एंड हैव नॉट बीन डेवलप्ड फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। और उस जगह कोई भी विकास भी नहीं हुआ पिछले 5 साल से, जैसी है वैसी की वैसी है। जैसे भाई अगर पेड़ पौधे खड़े हैं तो पेड़ पौधे खड़े हैं, अगर एक का दुक्का घर बना है तो वही एक का दुक्का घर है, ठीक है। अगर खंबे गड़े तो गड़े हैं, बिजली नहीं पहुंच पाई है, तो वहाँ पर किसी तरह का विकास नहीं हो पाया है। तो अब ये जो दो न्यूज़ हैं तो इसमें यहाँ पे क्या क्या बात हो रही है भाई, न्यूज़ ऑफ इंडिया इसमें कह रहा है भाई ये सरकार के फेवर में बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो वो प्रोटेस्टर्स हैं, जो श्रमिक हैं और इसके फैक्ट्रियों के मालिक हैं, उसके विरोध में उसके विरोध में बता रहे हैं भाई उनको ये नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, सरकार की मान लेनी चाहिए। लेकिन ये जो डेली रिपोर्ट है, इंडियन डेली रिपोर्ट है, ये न्यूज़ पेपर वाले क्या कह रहे हैं भाई, सरकार को सही या गलत नहीं ठहरा रहे, ये कह रहे हैं भाई ये जो प्रोटेस्टर हैं वो सही हैं भाई, वो उनकी जो मांग है सही जगह देने की वो माननी चाहिए सरकार को। तो यहाँ पे हमें दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है भाई, इसमें इस न्यूज़पेपर में भी सिर्फ सरकार की सुनी जा रही है और यहाँ पे इस न्यूज़पेपर में सिर्फ जो श्रमिक हैं और जो ओनर हैं सिर्फ उनकी बात की जा रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट की बात नहीं की जा रही और यहाँ पे जो ओनर्स और जो वर्कर्स हैं उनकी बात नहीं की जा रही, तो दोनों में एक एक को छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से जो हमारा मीडिया है उसको नहीं करना चाहिए। The fact is that if you had read either newspaper, you would only know one side of the story. अब भाई इन दोनों स्टोरीज से, दोनों न्यूज़पेपर से हमें सिर्फ एक तरफ की कहानी पता चल रही है। जैसे भाई ये जो न्यूज़पेपर है न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट में सिर्फ गवर्नमेंट की ही सुनी जा रही है, प्रोटेस्टर्स हैं जो ओनर्स और वर्कर्स हैं उनकी नहीं सुनी जा रही। जबकि ये जो न्यूज़पेपर है इसमें सिर्फ प्रोटेस्टर्स की तरफ ध्यान दिया गया है, गवर्नमेंट की बात इसने नहीं सुनी भाई, गवर्नमेंट क्यों बंद किया, उसके पीछे क्या कारण था। अब यहाँ पे ये जो लोग हैं क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कारण इन्होंने नहीं बताया। तो ये दोनों आपस में एक एक मुद्दे को लिए हुए हैं, मतलब पूरी स्टोरी नहीं दिखा रहे हैं। इफ़ यू हैड रीड द न्यूज़ ऑफ इंडिया यू वुड मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ द प्रोटेस्टर्स एज ए नॉइसेंस। अब भाई ये जो न्यूज़ ऑफ इंडिया है, न्यूज़ ऑफ इंडिया है, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि भाई जो विरोध करने वाले बेकार में ही विरोध कर रहे हैं। सरकार ने तो ठीक किया है भाई, क्योंकि पोल्यूशन हट रहा है तो सरकार ने ठीक किया है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ यही कह रहे हैं। और आगे दूसरा क्या कह रहा है भाई, they are disrupting traffic and continually polluting the city with their factories leaves you with a bad impression about them। अब ये न्यूज़पेपर वाला जो कह रहा है वो ये कह रहा है भाई सरकार ने सही किया है, क्योंकि ये जो फैक्ट्रीज हैं धुआं निकाल रही हैं भाई, पोल्यूशन कर रही हैं, और दूसरी तरफ ये जो प्रोटेस्टर हैं ये इन्होंने सड़कें जाम कर दी हैं भाई, आने जाने का रास्ता नहीं छोड़ा है, तो लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। तो इन्होंने, इस न्यूज़पेपर वाले ने सिर्फ एक तरफा लिया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है भाई, शहर की जो इमेज है वो अच्छी नहीं बन पा रही है। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू हैड रीड द स्टोरी इन द इंडिया डेली यू वुड हैव नो दैट द प्रोटेस्ट्स आर बिकॉज ए लॉट ऑफ लिवलीहुड्स विल बी लॉस्ट इफ द फैक्ट्रीज क्लोज बिकॉज द रिलोकेशन एफर्ट्स हैव नॉट बीन एडिक्वेट। अब ये जो कहानी है इंडिया डेली रिपोर्ट में जो कहानी है वो कह रहे हैं भाई ये जो ओनर हैं, मालिक हैं और जो काम करने वाले हैं उनकी जीवनी कैसे चलेगी भाई, भाई आमदनी नहीं होगी तो वो खर्चे नहीं निकाल पाएंगे। तो
और दूसरी बात, इन्होंने जो ज़मीन दी है सरकार ने, वो भी ठीक नहीं दी है। तो इन्होंने ये कहा है ना। उसके बाद क्या बता रहा है भाई ये, you would know that the protests are being, neither of these stories is a balanced report। इन दोनों में से किसी को भी बैलेंस रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एक एक पक्ष का सुन रहे हैं भाई। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की सुनी जा रही है और यहाँ पे वर्कर्स की सुनी जा रही है। तो बैलेंस्ड वे में क्या होगा, गवर्नमेंट और वर्कर इन दोनों को मिला के कोई बीच का रास्ता अपनाया जाए, वो होगा बैलेंस्ड। ठीक है भाई, जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो गवर्नमेंट की भी सुने और प्रोटेस्टर्स की भी सुने, और फिर दोनों के दोनों न्यूज़ इस न्यूज़पेपर में छापें, तब होगा वो बैलेंस्ड news report। A balanced report is one that discusses all points of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds। अब जो बैलेंस्ड रिपोर्ट है, एक संतुलित जो रिपोर्ट है, उसका मतलब ये है कि भी कोई भी न्यूज़ होती है उसके बारे में जितने भी व्यूज़ होते हैं भाई, उसके पक्ष में उसके विपक्ष में जो कारण होते हैं, जो परिणाम होते हैं, वो सारे उसमें ध्यान रखे जाएं। ठीक है, उस जिससे कि भी जो रीडर है, जो उसके बारे में सुनता है, जैसे मैं सुनता हूँ या आप सुनते हो, तो उसके बारे में सही दिमाग अपना सही विचार बना सकें। तो जैसे भाई हम देखें, इसी का एग्जांपल लें, तो अगर हम ये वाली न्यूज़ पढ़ेंगे तो इसमें न्यूज़ में क्या पता चल रहा है भाई, गवर्नमेंट सही है ना। और अगर ये देखेंगे तो इसमें कहेंगे भाई जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सही है। तो दोनों में अलग अलग न्यूज़ एक ही है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट सही है और यहाँ पे प्रोटेस्टर्स सही हैं। मतलब ये दोनों न्यूज़ हैं, इनको अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। तो भाई हम पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे, अगर मान लो मेरे घर में यही न्यूज़पेपर आ रहा है, तो मैं जो प्रोटेस्टर है इनको गलत कहूँगा और गवर्नमेंट को सही कहूँगा। और अगर ये न्यूज़पेपर आ रहा है तो मैं प्रोटेस्टर को सही कहूँगा और गवर्नमेंट को गलत कहूँगा। तो जो अपनी धारणाएं हैं, अपने विचार हैं, वो हम इन्हीं के बेस पे बनाते हैं। राइटिंग ए बैलेंस्ड रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। अभी जो बैलेंस रिपोर्ट है वो कुछ ऐसे ही नहीं लिखी जाती, उसके लिए जो मीडिया है, जो संचार है, उसको स्वतंत्र होना पड़ेगा, उसको आज़ाद होना पड़ेगा। मतलब किसी भी तरीके से उसको किसी से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे भाई हमारी गवर्नमेंट से अफेक्ट हो जाए, या फिर कोई बड़ा परिवार है जिसके पास दुनिया भर के पैसे हैं, दौलत है, उससे अफेक्टेड हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी ये जो मीडिया है वो सही हमें न्यूज़ दे पाएगी। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। अब जो स्वतंत्र मीडिया संचार है उसका मतलब ये है कि कोई भी उसको कंट्रोल में ना करे, कोई भी उसको अपने हाथ में ना ले, और कोई भी उसको प्रभावित ना करे, उसको कोई भी कुछ भी ना कहे, जो काम उसको करना है करने दिया जाए, ताकि जो भी न्यूज़ उसको कवर करनी है, जो भी उसको खबरें हमें देनी है, वो सही दे सके भाई। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन ए न्यूज़ स्टोरी। किसी को उन्हें नहीं बताना चाहिए कि भी किसी भी समाचार में क्या छोड़ना चाहिए और क्या नहीं छोड़ना चाहिए। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। और जो लोकतंत्र होता है उसमें भाई जो स्वतंत्र मीडिया है, संचार है, उसका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोकतंत्र के 4 खंभे कहे गए हैं, जिसमें से एक खंभा भाई, ये जो पिलर कहते हैं, आधार, बेस जिसे हम कहते हैं, वो मीडिया को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि भाई जनता को जब तक उसके सरकार की नीतियों का नहीं पता चलेगा, जब तक जनता को अपने बारे में नहीं पता चलेगा, दूसरे लोगों के बारे में नहीं पता चलेगा, तो भाई वो एक कमरे में कैद हो जाने के जैसा होगा। जैसे भी पिंजरे में किसी को रख दिया हो और बाहर नहीं निकल पा रहा हो। तो लोगों के बारे में पता करने के लिए भाई हमारी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है हमारे लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है मीडिया आज़ाद हो भाई।
As you read above, it is on the basis of the information that the media provides that we take actions as citizens. So, it is important that this information is reliable and not biased. अब भाई क्योंकि हमें जो सुनने को देखने को मिलता है उसी के आधार पर हम अपनी धारणाएं बनाते हैं भाई, उसी के आधार पर हम एक्शन लेते हैं, काम करते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि भी जो न्यूज़ होती है, जो भी हमें सूचनाएं मिलती हैं, इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, वो सही हो और किसी से भेदभाव किए बिना हो भाई। अगर मान लीजिए अपनी क्लास में दो बच्चों ने लड़ाई की, अगर वो दोनों बच्चे किसी टीचर के पास जा रहे हैं, तो एक जो टीचर है उन्होंने क्या किया, एक ही बच्चे से पूछा, दूसरे बच्चे से की बात नहीं सुनी। तो एक ही बच्चे की बात सुनी, तो इसका मतलब दूसरे बच्चे का जो कारण था वो अलग हो सकता है लड़ाई करने का, है ना। तो उन्होंने एक की ही सुनी, जो कि एक गलत बात है। तो उनको तो दोनों की सुननी चाहिए थी, है ना। तो वैसे ही ये जो मीडिया है वो होना चाहिए, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे धन दौलत है, मैंने कोई गलत काम भी किया है या फिर गलत रूल बनाया है, तो भाई क्या होना चाहिए, मीडिया को बताना चाहिए भाई उसने गलत काम किया है। अब जैसे भाई पिछले दिनों तुमने सुना होगा भाई कहीं पे कुछ लोगों को मार दिया गया है ना। और भाई कहीं कहीं पे भी पुलिस वालों ने कहीं पे किसी की जो क्रिमिनल होते हैं उनको मार दिया, या फिर कोई भी XYZ जो भी घटनाएं हो गई, उसके बारे में हमें सिर्फ एक तरफा न्यूज़ में देखने को मिली भाई। ठीक है, उसका कारण हमें नहीं पता चल पाया। तो इसे हम कहते हैं बियास्ड मीडिया। अब जैसे हम बात करें भाई सरकार की नीतियों की, तो हमें सिर्फ ये सुनने को मिलता है भाई सरकार ये ने ये नीतियां बना दी, हमें ये नहीं पता चलता भाई सरकार ने क्यों बनाई है। ठीक है, तो इसका मतलब है उस पर एक तरफा मीडिया हो रही है। ठीक है। However, the reality is that media is far from independent। अच्छा, इसके बाद इसके लिए एक भाई अगर हम प्रेशर की बात करें, तो कुछ दिनों पहले अगर किसी ने न्यूज़ सुनी हो, तो भाई एक मीडिया का जो पत्रकार था एक, तो भाई उसकी हत्या कर दी गई थी भाई किसी कारण से। भाई कारण जो भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्टली मुद्दा जो उठ के आया उसमें से ये बताया गया भाई वो इंडिपेंडेंट था, और जो गलत काम करने वाले थे उनके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहा था। तो इसका मतलब जो मीडिया है उस पर डर भी नहीं होना चाहिए, तभी वो अपना काम सही से कर पाएगा। However, the reality is that media is far from independent। अब भाई अगर हम वास्तविकता देखें, तो आज का जो मीडिया है, आज की जो संचार है, वो स्वतंत्र नहीं है भाई। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। द फर्स्ट इज द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया। पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो सरकार है उसने मीडिया को कंट्रोल करके रखा है। नियंत्रण है भाई सरकार का, भाई सरकार जो चाहे मीडिया से कहलवा सकती है। ठीक है भाई, सरकार चाहे तो किसी भी न्यूज़ को ना दिखाए, और सरकार चाहे तो किसी भी न्यूज़ को दिखाती रहे। जैसे भाई राम मंदिर का जो मुद्दा था, सिर्फ वही वो दिखाई दे रहा है हमें हर न्यूज़पेपर में, और कोई न्यूज़ ही नहीं दिखाई दे रही। जैसे भाई पिछले दिनों भी एक एक्टर की डेथ हुई थी, सिर्फ उसी को दिखाया गया था और कोई न्यूज़ ही नहीं दिखाई दे रही थी। उससे पहले भी हमने देखा भी चीन और भारत की जो जम्मू कश्मीर में जो आपस में तनातनी हुई थी, सिर्फ वही न्यूज़ दिखाई दे रही थी और कोई न्यूज़ ही नहीं दिखाई दे रही थी, है ना। भाई हमारे देश में उसको छोड़ के बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे भाई गरीब लोग हैं, जैसे भाई जो किसान हैं, जैसे फसलें कम होना, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। जैसे भाई एक्सीडेंट्स होते हैं, है ना। नई नई चीज़ें, जैसे आप जैसे बच्चे ही नई नई चीज़ें खोज के ले आते हैं, वो समाचार होते हैं भाई। तो ये चीज़ें हमसे छुपी रही काफ़ी दिनों तक। तो इसका मतलब है भाई जो सरकार है अपने जो न्यूज़ है, जो मीडिया है, उसके ऊपर कंट्रोल करके रख रही है। When the government prevents either a news item or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred to as censorship। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है भाई, सेंसरशिप। ठीक है, जिसे हम कहते हैं भाई सीधी भाषा में हम कहते हैं
कैंची चलाना। ठीक है भाई, किसी चीज़ की काट छाँट कर देना, किसी चीज़ को काट देना। अब जैसे हम एग्जांपल लें तो हमारे स्कूल में जो पेड़ पौधे हैं भाई, उसकी कटाई छटाई की जाती है ताकि वो सुंदर दिखे, है ना। तो भाई इसी तरह है भाई, क्या होता है, जो मूवीज़ होती हैं, कुछ गाने वगैरह होते हैं, तो उनमें कुछ सीन हटा दिए जाते हैं। तो उस सीन को हटाना, उन शब्दों को हटाना, उसे हम कहते हैं सेंसरशिप। There have been periods in Indian history when the government censored the media. अब भाई सदियाँ हो गई हैं भारत के इतिहास में कि भी जब सरकार ने ये संचार है जो हमें न्यूज़ देते हैं उनके ऊपर कैंची चलाई हो, उनके ऊपर काट छाँट की हो या उनको देखा हो। भाई जैसे हम देखते हैं भाई, अगर हम ऐड की ही बात करें तो कई बार हम ना चाहते हुए भी भाई हमें ऐसी ऐड देखने को मिल जाती हैं जिसको हम नहीं देखना चाहते, है ना। ऐसी खराब खराब ऐड आती हैं हमारे, इवन न्यूज़ के बीच में आती हैं, कई बार भाई हमारे धार्मिक प्रोग्राम चलते हैं उसके बीच में आ जाती हैं। तो भाई सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए, है ना। तो उसे हम कहते हैं सेंसरशिप। तो सरकार ने काफ़ी लंबे समय से इस मीडिया पर ये सेंसरशिप नहीं की है। द वर्स्ट ऑफ दीज वाज द इमरजेंसी बिटवीन 1975-1977। अब ये जो समय था जब भारत में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल जब लगा था, उस समय सबसे बुरी घटना हुई थी भाई मीडिया के साथ। इसको बुरी तरह से रोक दिया गया था। What was TV do to us and what can we do with TV? अब बात आती है भाई टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। तो भाई इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो टॉपिक है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मीडिया एंड डेमोक्रेसी। तो भाई इसको और अच्छे से समझेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।